हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। नया टॉपिक नहीं है, बेसिकली एक वीक पुराना टॉपिक है। इस टॉपिक में बेसिकली हम इन चीज़ों पे देखेंगे कि जो हमारा रुपया है, यानी कि जो रुपीज़ है, रुपीज़ की जो वैल्यू हुई है आजकल डिप्रिशिएट हुई है, कम हुई है। आज की डेट में अगर आप एक डॉलर लेने जाते हो, यानी कि $1 को परचेस करने जाते हो, तो $1 की जो कीमत है बेटा लगभग 90 रुपये आपको खर्च करने पड़ते हैं। ठीक है, तो $1 की वैल्यू जो हमारा डॉलर है, ठीक है, उस डॉलर की वैल्यू स्ट्रांग होती जा रही है। यानी कि $1 अगर आप लेकर के जाते हो तो लगभग 90 रुपए आपको खर्च करने पड़ते हैं। तो इन्हीं टॉपिक पे आज हम बात करेंगे कि निर्मला सीतारमण जी ने एक स्टेटमेंट दी। स्टेटमेंट उन्होंने साफ साफ ये बोला कि जो रुपया है ना, वो रुपया कमजोर नहीं हुआ है। उन्होंने ये बोला कि जो डॉलर की कीमत है ना, यानी जो डॉलर है वो डॉलर स्ट्रांग हुआ है। तो डॉलर स्ट्रांग किस तरीके से हुआ है या कौन कौन से फैक्टर्स पे स्ट्रांग हुआ है, इन चीजों पे आज हम बात करेंगे। ठीक है, इन चीजों पे बात करने से पहले हम चीजों को थोड़ा सा बेसिक लेकर के चलते हैं कि एक्चुअली जो रुपया होता है वो डेप्रिशिएट क्यों होता है या डीवैल्यूएट क्यों होता है। दो टर्म्स आप सुनेंगे, एक टर्म होती है डेप्रिशिएशन और एक टर्म होती है डिवैल्यूएशन। ठीक है, डेप्रिशिएशन या डिवैल्यूएशन किस तरीके से होता है बेटा, इन चीजों के बारे में बात करेंगे। एक ये आपका दिख रहा होगा डेप्रिशिएशन एंड देन डिवैल्यूएशन। जो भी बच्चे इकोनॉमिक्स के होंगे उनको शायद इसके बारे में पता होगा कि डेप्रिशिएशन क्या होता है, डिवैल्यूएशन क्या होता है। ठीक है, हम जो बात करेंगे बेटा वो सिंपली चीजों को लेकर के चलेंगे। डेप्रिशिएशन और डिवैल्यूएशन से पहले आप लोग को एक और चीज के बारे में जानना जरूरी होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सी टर्म है। एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है, इन चीजों एक्सचेंज रेट के बारे में हम देखते हैं कि एक्सचेंज रेट बेसिकली होता क्या है। तो दो तरीके के एक्सचेंज रेट होते हैं बेटा। सबसे पहला एक्सचेंज रेट होता है दैट इज कॉल्ड फिक्स एक्सचेंज रेट, और सेकंड क्या होता है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ठीक है, फिक्स एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है, बहुत ही सिंपल शब्दों में हम देखेंगे। मान लीजिए मैं किसी एक बच्चे से फीस ले रहा हूं 40,000 रुपए, और वो फिक्स फीस जो है वो हमेशा सेम है। ठीक है, मान लीजिए इस साल भी 40,000 है, अगले साल भी 40,000 है, उसके अगले साल भी 50,000 बढ़ नहीं रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फिक्स एक्सचेंज रेट। ठीक है, इसके अंदर जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है। तो इसी तरीके से एक्सचेंज रेट, मान लीजिए मैं उस टाइम $1 की कीमत, किस टाइम की बात कर रहा हूं बेटा, 1990s की, 1990 के बाद इंडिया जो था उसने फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट ऑप्ट कर लिया था। 1990 से पहले इंडिया क्या करता था बेटा, फिक्स एक्सचेंज रेट पे ट्रेड किया करता था। इसमें फिक्स एक्सचेंज रेट में होता क्या था कि उसने क्या कर लिया था, इंडिया ने, इंडिया के जो सेंट्रल बैंक होते हैं बेटा, इंडिया के अंदर जो सेंट्रल बैंक है दैट इज कॉल्ड RBI। ठीक है, और जो यूएस के अंदर जो सेंट्रल बैंक है वो क्या कहलाता है बेटा, फेडरल बैंक। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो $1 की जो भी कीमत थी वो हमेशा फिक्स थी। ठीक है, $1 की जो कीमत थी वो क्या थी, फिक्स थी। इस वजह से उस टाइम क्या चलता था, फिक्स एक्सचेंज रेट ऑफ सिस्टम चलता था। अब फिक्स एक्सचेंज ऑफ रेट ऑफ सिस्टम जो होता है वो हमारा किस तरीके से वर्क करता है, या वो हमारा जो आता है बेटा फिक्स एक्सचेंज रेट ऑफ सिस्टम, वो आता है आपका डिवैल्यूएशन के अंदर आता है। वो कौन से टॉपिक के अंदर आता है बेटा, डिवैल्यूएशन। आज की डेट में जो हमारा जो मनी है, यानी कि जो पैसे की कीमत है वो डेप्रिशिएट हो रही है, वो डिवैल्यूएट नहीं हो रही है। तो पहले के टाइम पे डिवैल्यूएशन चलता था, 1990 से पहले। 1990 से पहले इंडिया ने लगभग 3 बार अपने पैसे को क्या किया था, डिवैल्यूएट किया था, यानी कि कम किया था। ठीक है, वो साल कौन कौन सा था बेटा, 1949 था। दूसरा क्या था, 1965 में डिवैल्यूएट हुआ था हमारा मनी। और तीसरा कब हुआ था बेटा, 1991 में, जब हमारे देश में फिर क्या लागू हो गया था बेटा, LPG। 1949 की बात करूं, 1949 की अगर मैं बात करता हूं तो 1949 में कुछ फैक्टर्स थे जिनकी वजह से हमें अपने मनी को डिवैल्यूएट करना पड़ा था। तो वो फैक्टर कौन कौन से थे, सबसे पहला तो जो था बेटा वो वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से भी हमारे देश में क्या हुआ था, डिवैल्यूएशन हुआ था। वो किस तरीके हुआ था उस चीज के बारे में देखेंगे। वर्ल्ड वॉर 2 में सबसे ज्यादा जो एक्टिव प्रेजेंस थी वो किसकी थी, ब्रिटिश की थी। किसकी थी बेटा, ब्रिटिश। और ब्रिटिश के यहां पे कौन सा चलता है, उसके यहां पे चलता है पाउंड। जो पाउंड था उस टाइम, वो पाउंड जो था वो हमारे यहां से ना पूरी तरीके से पैक्ड था। पैक्ड का मतलब क्या था, जो पाउंड का रिश्ता था वो रुपए से था। यानी कि कहने का मतलब यह है, अगर पाउंड की कीमत बढ़ेगी तो रुपया भी बढ़ेगा, अगर पाउंड घटेगा तो रुपया भी घटेगा। तो इस तरीके से 1949 में वर्ल्ड वॉर की वजह से ब्रिटिश बिजी हुआ। ब्रिटिश के बिजी होने की वजह से उसकी इकोनॉमी क्या हो गई, बहुत तेजी से नीचे हुई। और इकोनॉमी तेजी से नीचे होने की वजह से उसका जो मनी है, उसके मनी की वैल्यू यानी पाउंड की वैल्यू कम हो गई। और पाउंड की वैल्यू कम होने की वजह से हमारा रुपया उस टाइम क्या हुआ बेटा, डिवैल्यूड हुआ। सेकंड टाइम आ जाता है हमारा कब, सेकंड टाइम आ जाता है बेटा हमारा आ जाता है 1965 में। 1965 में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से हमारा जो रुपया था उसको डिवैल्यूड होना पड़ा। सबसे पहले फैक्टर की मैं बात करूं तो 1962 में सबसे पहले तो क्या शुरू हुआ बेटा,
बेटा इंडो चाइना वॉर, ठीक है, इंडो चाइना वॉर स्टार्ट हुआ। इंडो चाइना वॉर की वजह से आपको पता है वॉर किसी भी देश के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब सही नहीं होती है, ठीक है। सेकंड, इस टाइम ये क्या हुआ था, हमारे देश में त्रिकाल पड़ गया था। त्रिकाल जो था वो सबसे बड़ा रीजन था हमारे वैल्यू को, हमारे पैसे को डिवैल्यूट होने का। त्रिकाल का मतलब क्या होता है बेटा, तीन चीजें होती हैं। एक होता है ड्रॉट यानी कि अकाल, ठीक है, सबसे पहले सूखा पड़ता है, फिर अकाल पड़ता है, फिर त्रिकाल पड़ता है। सूखे के केस में क्या होता है, बारिश नहीं होती है। अकाल केस में क्या होता है, बारिश भी नहीं होती है, किसी को खाना भी नसीब नहीं होता, ठीक है, ये चीज होती है। और तीसरा आपका पड़ जाता है त्रिकाल, ठीक है। त्रिकाल के केस में ना खाना है, ना पानी है, और जानवरों के लिए चारा भी नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं, त्रिकाल कहते हैं। त्रिकाल पड़ने की वजह से उस टाइम देखो ग्रीन रेवोल्यूशन भी नहीं हुई थी। ग्रीन रेवोल्यूशन ना होने की वजह से हमारे देश में सबसे ज्यादा जो कमी पड़ी थी वो किस चीज की कमी पड़ गई थी बेटा, वीट की कमी पड़ गई थी। अब वीट की जब कमी पड़ी थी ना, तो उस टाइम पे पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही देश था जो वीट उगा रहा था, वो था यूएस। अब यूएस ने इस चीज का फायदा उठाया और उसने एक मुहिम चालू किया। उसने एक मुहिम जो चालू की उसका नाम क्या था, PL 480। इस मुहिम के हिसाब से या इस जो हम कह सकते हैं इस प्लान के हिसाब से उसने क्या किया था, सभी देशों को ये बोला कि भैया तुम अपने देश का पैसा लेकर के आओ, ठीक है, पैसे लेकर के आओ, और मेरे से तुम क्या लेके जाओ, गेहूं लेकर के चले जाओ। तो भैया इंडिया भी गया, इंडिया क्या लेकर के गया, रुपया लेकर के गया, और वहां से क्या लाने गया, वीट। तो यूएस ने इस चीज का फायदा उठाया। यूएस ने क्या बोला, यूएस ने ये बोला कि भैया आप मेरे पास लेकर के आए हो 1 करोड़, ठीक है, मान लीजिए 1 करोड़ लेकर के आए हो, तो 1 करोड़ की कीमत 1 करोड़ ना लगा करके उसने क्या बोला, मैं उसको कंसीडर करूंगा 80 लाख या 70 लाख। इस तरीके से हमारे रुपए की कीमत फिर से डिवैल्यूएट हुई। तो सेकंड टाइम में आपको समझ में आया त्रिकाल की वजह से, सबसे बड़ा रीजन जो था त्रिकाल की वजह से हमारा जो पैसा था उसकी कीमत गिरी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इन चीजों का। थर्ड आपका पॉइंट आ जाता है बेटा, और अच्छा हाँ, उस टाइम एक और रीजन भी था, इंडिया ने अपना 5 ईयर का प्लान भी नहीं बनाया था, 5 ईयर का बजट भी नहीं बनाया था, और उस टाइम के टाइम को भी 1965, 66, 67 को हॉलीडे ईयर भी कहा जाता है, ठीक है। तो जिस वजह से बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। थर्ड पॉइंट में था क्या बेटा, 1991, 1991 में हम दोबारा से देखते हैं 1990s के बाद हमारे मनी को डिवैल्यूट करने की जरूरत क्यों पड़ी। 1990s के बाद हमारे देश में ना सबसे इंपॉर्टेंटली बीओपी लागू हुआ। बीओपी को क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में होता क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का मतलब समझिएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस ना बेटा सिर्फ 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर होता है कैपिटल अकाउंट, ठीक है, यानी कि आपके अकाउंट में कैपिटल कितना है, ठीक है, और करंट अकाउंट में कितना बैलेंस है, ठीक है, करंट अकाउंट इस तरीके से। तो ये जो बेसिकली ये जो वैल्यू होती है ये किस चीज पे डिपेंड करती है, ये किस चीज को इंप्लाई करती है, ये सबसे इंपॉर्टेंटली उन चीजों को इंप्लाई करती है कि फॉर हाउ मेनी डेज यू कैन ट्रेड, फॉर हाउ मेनी डे यू कैन ट्रेड, यानी कि आप अपना धंधा कितने दिनों तक देश विदेश में कर सकते हो, इन चीजों पे डिपेंड करती है। तो ये सारा जो फैक्टर था ना बेटा वो कई चीजों पे डिपेंड कर रहा था। सबसे पहला फैक्टर क्या हुआ, यहाँ पे 1980s में हमारे देश में क्या हुआ, एक वेलफेयर स्कीम चालू हो गई, ठीक है। फिर 1984 में इंदिरा गांधी जी ने क्या लगा दी बच्चे, इमरजेंसी लगा दी, लगभग 2 साल तक इमरजेंसी लगी, ठीक है। फिर 1987 में हमारे देश की जो इंडियन आर्मी थी उसको बिजी कर दिया गया, कहाँ, श्रीलंका में, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ज्यादा पैसा खर्चा हुआ। सेम इसी तरीके से वर्ल्ड में क्या हो रहा था, वर्ल्ड में कुवैत और इराक की वॉर चल रही थी, ठीक है। बेसिकली कुवैत और इराक इन दोनों में वॉर चल रही थी, जिसकी वजह से हुआ क्या, जिसकी वजह से सबसे इंपॉर्टेंटली ऑयल के जितने भी प्राइसेस थे वो हाइक कर गए, ठीक है, ऑयल के प्राइसेस बढ़े। ऑयल के प्राइसेस बढ़ने की वजह से इंडिया को ज्यादा से ज्यादा मनी देना पड़ रहा था और उसके पास पैसा था नहीं। तो इन सभी कारणों की वजह से इंडिया में क्या उत्पन्न हो गया बेटा, फिजिकल डेफिशिएट, ठीक है। फिजिकल डेफिशिएट होता क्या है कि पैसा आएगा कम, पैसा आएगा कम और जाएगा ज्यादा, और जाएगा ज्यादा। तो हो क्या रहा था कि हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ मात्र 21 दिन का पैसा बचा हुआ था, ठीक है, हमें ट्रेड करने के लिए मात्र और मात्र 21 दिन का पैसा बचा हुआ था। तो इन सभी कारणों की वजह से यहां पे इंडिया में क्या हो गया बेटा, क्योस हो गया। अब क्योस की वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर है, क्या है, फॉरेन इन्वेस्टर, उसने अपना पैसा इंडिया से बाहर निकाल लिया, उसने अपना पैसा इंडिया से बाहर निकाल लिया। इन सभी कारणों की वजह से इंडिया में 1990 के बाद इंडिया को जो फिक्स
एक्सचेंज रेट था उसको खत्म करना पड़ा कि भैया अब हम अपने फिक्स एक्सचेंज रेट पे हम डील नहीं करेंगे। अब हम किस पे डील करेंगे? अब हम डील करेंगे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट से। किससे डील करेंगे? रेट को क्यों ऑप्ट किया? आप लोग को पता है 1990 से पहले हम क्या हो रहा था, बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ रहा था, पैसे को बार बार नीचे करना पड़ा था। तो अब क्या किया आरबीआई ने, ये डिसाइड किया कि अब हम 1991 के बाद अब हम क्या करेंगे, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के बिहाफ पर हम काम करेंगे। यानी कि फ्लोटिंग एक्सचेंज, जिस तरीके से मार्केट जिधर की तरफ जाएगी, मार्केट यानी कि अगर अप जाएगी या डाउन जाएगी तो उस तरीके से हमारा रुपया भी बढ़ेगा या तो घटेगा। आप लोगों को पता है जो मार्केट के अप्स एंड डाउन्स होते हैं वो किस चीज पे डिपेंड करते हैं बेटा? मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, मार्केट के फोर्सेस पे। और मार्केट के फोर्सेस जो डिपेंड करते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट किस पे होता है? डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंडेंसी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, मार्केट डिपेंड करती है। ठीक है, अब हुआ क्या कि 1991 के बाद जब हमने फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को ऑप्ट किया तो उसके बाद हमारा जो रुपया था, ठीक है, रुपया भैया अकेला तो रह नहीं सकता कि डायरेक्टली कोई मार्केट उसको क्या करे, कंट्रोल करे। तो हम ये भी नहीं कर सकते थे, इसलिए बीच में हमने एक स्क्रीनिंग लगाई, दैट इज आरबीआई। अब आरबीआई भी डिसाइड करेगा कि मार्केट हमारा जो हमारा पैसा है, रुपया है, वो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, उसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, इन चीजों पे हमने बात करी। ठीक है, इसके अलावा आप लोग को पता है अभी तक हमने डिप्रिसिएशन के बारे में पढ़ा, देन डिवैल्यूएशन के बारे में पढ़ा। जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दी कि जो रुपया है वो गिरा नहीं है, जो डॉलर है वो स्ट्रांग हुआ है। तो अब हम ये देखेंगे बेटा कि डॉलर स्ट्रांग किस तरीके से हुआ है। डॉलर के स्ट्रांग होने के ना बहुत सारे कारण थे। सबसे पहला जो कारण था या सबसे पहला जो मैं रीजन कह सकता हूं डॉलर के स्ट्रांग होने का, वो रीजन क्या है बेटा? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है, दैट इज DXY फैक्टर या DXY ग्राफ होता है। ठीक है, जिसके केस में DXY फैक्टर डिपेंड करता है। DXY फैक्टर होता क्या है कि जब भी हम किसी भी US डॉलर की वैल्यू निकालते हैं, यानी कि एक US डॉलर की वैल्यूएशन अगर निकाली जाती है $1 की, तो वो टोटल 6 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है बेटा। ठीक है, यानी कि ये 6 फैक्टर कौन कौन से होते हैं या इन फैक्टर को हम किस तरीके से निकालते हैं? हम ये चेक करते हैं वेटेज। क्या क्या चेक करते हैं बेटा? वेटेज ऑफ ट्रेड। ठीक है, यानी हम ये देखेंगे कि यूएस जो है वो किन देशों के साथ सबसे ज्यादा ट्रेड करता है। तो यूएस ने क्या कर रखा है, सबसे ज्यादा जो ट्रेड करता है वो यूरोप में ही करता है। तो यूरोप में उसका सीधा सा जो रिश्ता होता है वो किससे होता है बेटा? यूरो से होता है। देन ब्रिटिश से वो ट्रेड करता है, ब्रिटिश कंपनी से। ठीक है, देन उसके बाद जापानीज कंपनी जो कि जापान में येन राशि चलती है ना, वो रुपया नहीं चलता, येन चलता है। ठीक है, तो इस तरीके से 3 कंट्रीज ही हो गई। देन स्वीडन से करता है, देन फ्रांस से करता है। ठीक है, और एक और है, एक और कौन सी कंट्री है भैया? एक और आपकी जो है डॉलर भी से भी करता है। कौन सा डॉलर है भैया? ये डॉलर है कैनेडियन डॉलर। ठीक है, तो इस तरीके से जो $1 है वो टोटल 6 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, जिन 6 फैक्टर्स में ये सारी कंट्री आती है। इन कंट्रीज को हमने किस तरीके से निकाला है? क्योंकि यूरोप कह रहा हूं, जो यूएस है वो सबसे ज्यादा इन कंट्रीज के साथ ट्रेड करता है। इस वजह से जो डॉलर की कीमत है इन 6 कारणों से सबसे ज्यादा डिपेंड करती है। अब हुआ क्या कि हालांकि दिनों में यूरोप और ब्रिटिश और येन, इन सब की वैल्यू डिग्रेड हुई, यानी इन सब की वैल्यू कम हुई है। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आप लोग को पता है कि अभी वॉर जो चली रशिया और यूक्रेन के बीच, उस वॉर की वजह से भी जो डॉलर की कीमत है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हुई। ठीक है, स्ट्रांग किस वजह से हुई? क्योंकि वो वेपन्स, आपको पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा जो वेपन के लिए जिसको हम किंग कहते हैं, किंग, वो सबसे ज़्यादा दावेदारी जो है वो यूएस की है। ठीक है, तो इस तरीके से इन सब की जो वैल्यू हुई डिग्रेड हुई। अब होता क्या है कि अगर आपको $1 खर्च करना पड़ता है ना बेटा, $1, तो हम किस तरीके से निकालते हैं? वो हम निकालते हैं परसेंटेज बाई। मान लीजिए 57% हमारी वैल्यू जो हो जाती है वो यूरो की हो जाती है। ठीक है, फिर 12% हमने कह दिया येन है भैया, फिर 13% हमने कह दिया कि यहाँ पर डॉलर की है। ठीक है, तो इस तरीके से हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके हम वैल्यूज को निकालते हैं कि $1 की कीमत कितनी होनी चाहिए। तो जैसे ही पहले 57 यूरो देने के बाद और समथिंग ये देने के बाद $1 खरीदा जा रहा था, अब जैसे इसकी वैल्यू गिरती है तो अब क्या करना पड़ रहा है? यूरो को ज्यादा अपनी वैल्यू देनी पड़ रही है, यानी ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है किसी $1 को परचेस करने के लिए। तो इस तरीके से भी जो डॉलर की कीमत थी वो क्या हुई? इंक्रीज हुई। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा आ जाता है बेटा, क्या सेकंड पॉइंट आ जाता है? सेकंड पॉइंट की वजह से थोड़ा सा डॉलर में ना दिक्कत भी हुई, लेकिन उस दिक्कत को उसने पॉजिटिव वे में किस तरीके से लिया? सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है बेटा ट्रंप
टेंट्रम, ठीक है। ट्रम्प टेंट्रम किस तरीके से हम कहते हैं, इस चीज को देखिएगा। ट्रम्प ने क्या किया, अभी ना दुनिया में आप लोग को पता है अनसर्टिनिटी चल रही है। अनसर्टिनिटी किस तरीके से चल रही है, ट्रम्प ने जो अपना जो ट्रेड, जिसको हम क्या कहते हैं ट्रम्प टैरिफ, ठीक है, उसने क्या किया, ट्रेड वॉर जो चल रही है ट्रम्प टैरिफ के नाम से, उसने क्या किया, चाइना पे अभी 60% का ट्रेड लगा रखा है कि भैया आप 60% आपको देना पड़ेगा अगर ट्रेड अपने पास करनी है तो, ठीक है। तो इस तरीके से भी दुनिया ने थोड़ा सा अभी अनसर्टिनिटी आई हुई है कि भैया ये ट्रम्प जो है कुछ भी कर सकता है। हालांकि दिसंबर के एंड तक उम्मीद है कि जो सारी चीजें वो नॉर्मल हो जाएंगी, बट कौन जानता भैया ये कब क्या कर दे, ये थोड़ा सा सन की आदमी है ट्रम्प, तो इस वजह से अनसर्टिनिटी है। लेकिन यहां पर इसने एक बहुत अच्छा गेम क्या खेला, इसने क्या किया, अपने यहाँ के फेडरल बैंक को, ठीक है, फेडरल बैंक, अब देखिए ये फेडरल बैंक से पहले दोबारा से इस पे बात करते हैं। ट्रम्प टेंट्रम की वजह से हुआ क्या कि दुनिया के जितने भी इन्वेस्टर हैं वो केओस में आ चुके हैं, मतलब भैया अब उसको पता नहीं है कि उसका पैसा सेफ है नहीं है, हर बंदे को अपना पैसा सेफ चाहिए होता है, ठीक है। तो उसने उसके बाद क्या किया ट्रम्प ने कि भैया फेडरल रिजर्व से उसने बॉन्ड इशू करने के लिए कहे, और बॉन्ड इशू करने के बाद उसने ये बोला कि मैं आपको 4.5% का एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा, ठीक है। यानी कि मान लीजिए आप एक इन्वेस्टर हो और आप अगर मेरे देश में इन्वेस्ट करते हो तो मैं 4.5% के हिसाब से आपको फायदा दूंगा, और इस बॉन्ड पे मैं पेपर पे लिख दूंगा, आप मेरे को आप पैसा दो, आप मेरे से ये पेपर लेके चले जाओ। अब चाहे मेरी गवर्नमेंट कोई सी भी हो, आने वाले 10 साल के बाद कोई सी भी गवर्नमेंट हो, वो आपको पैसा देगी, चाहे मैंने आज की डेट में उस पैसे को बर्न किया हो, चाहे कुछ भी किया हो। तो अभी इसको यूएस को पैसे की जरूरत है, तो 4.5 के हिसाब से ये फेडरल बैंक जो है बॉन्ड दे रहा है, और इन्वेस्टर क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। इन्वेस्टर यूएस में इन्वेस्ट इसलिए भी कर रहा है, रीजन समझिएगा, इन्वेस्टर यूएस में रिजर्व इसलिए भी कर रहा है क्योंकि ये 4.5 का गारंटीड इन्वेस्टमेंट दे रहा है, ठीक है। अब इंडिया में क्या है भैया, 6 से 6.5% पे मिल जाता है, ठीक है, 6 से 6.5% पे अपने को आराम से रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, रिस्क है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, रिस्क है। इस वजह से यहाँ से भी क्या होता है, कैपिटल फ्लाइट होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि इन्वेस्टर क्या कर रहा है, इंडिया से पैसे निकाल रहा है, क्योंकि रिस्क में किसी को भी गेम नहीं करना, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर यूएस ने एक और फेडरल रिजर्व की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट एक और पॉइंट आ जाता है, बॉन्ड इशू किए विद अ सेफ रिटर्न ऑफ 4.5, इंडिया में बहुत सेफ रिटर्न नहीं है। अच्छा, एक फोर्थ पॉइंट जो होता है ना बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, जो कि बड़ा ट्रेंडिंग है। ट्रेंडिंग क्यों है, क्योंकि यूएस के पास ना 3 कारण है। सबसे पहला कारण क्या है, एआई। आप लोगों को दिख रहा होगा कि आज की डेट में इंटरनेट पे जितने भी एआई के चाहे वेबसाइट कह लीजिए, चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर कह लीजिए, हर दूसरा सॉफ्टवेयर कौन बना रहा है बेटा, यूएस बना रहा है, ठीक है। तो इस वजह से भी उसकी इकोनॉमी में क्या हो रहा है, बूस्ट हो रहा है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स। इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट ना आज के डेट में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। इवन चाइना के आसपास ही टक्कर देता है इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में। आप लोगों ने देखा होगा हर देश में टेस्ला है, आज की डेट में हमारे इंडिया में नहीं देखने को मिल रही। रीजन क्या है, हमने बहुत ज्यादा टैक्स लगा रखा है उस पर, इस वजह से, ठीक है। तो यूएस में इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से भी ये बहुत आगे है, एआई की वजह से भी आगे है। और तीसरा सबसे मेन पॉइंट क्या है बेटा, वेपन्स, ठीक है। आपको पता है ये वेपन्स के मामले में आज से नहीं बहुत सालों से हमसे आगे है, हमसे क्या मतलब दुनिया में काफी आगे है। तो इन तीनों कारणों की वजह से भी यूएस की जो इकोनॉमी है, या मैं कह सकता हूं यूएस के जो डॉलर की वैल्यू है वो इंक्रीज करती हुई जा रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। अच्छा, एक फिफ्थ पॉइंट और मेन पॉइंट आ जाता है। फिफ्थ पॉइंट क्या आ जाता है बेटा, ये ऑयल वाला, ऑयल पेट्रो, ठीक है, जिसको हम पेट्रोल, ठीक है। अब हो क्या रखा है कि अगर आपको दुनिया में कहीं पर भी पेट्रोल नहीं, क्रूड ऑयल, ठीक है, कच्चा तेल लेने के लिए जाना होता है ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने पैसे को, यानी कि मान लीजिए मेरे पास रुपया है, रुपये को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा, डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर डॉलर से फिर मेरे को क्या मिलेगा, क्रूड ऑयल मिलेगा। तो इस वजह से भी अब भैया डॉलर की आपको पता है, रुपया हर रोज भाई यहां से हमारी जितनी भी ऑयल कंपनीज हैं, ऑयल मैन्युफैक्चरर कंपनीज हैं, ओएमसीज, वो क्या करती हैं, बहुत सारा पैसा यानी कि रुपीस लेकर के जाती हैं, उसको पहले किस में कन्वर्ट करती हैं बेटा, डॉलर में कन्वर्ट करती हैं। आपको पता है डॉलर की मार्केट में शॉर्टेज है, डॉलर की मार्केट में क्या है, शॉर्टेज है, लेकिन रुपए की मार्केट में क्या हो रही है, इंक्रीज करता जा रहा है। तो रुपया क्या होता जा रहा है, यहां पर वीक होता जा रहा है, क्योंकि रुपया बहुत सारा भरा पड़ा है, डॉलर की वैल्यू कम है, इस वजह से ये स्ट्रॉन्गर है, ठीक है, और हमारा रुपया क्या हो जाता है, यहां पर वीक हो जाता है। तो इस वजह से भी डॉलर की जो कीमत है, या मैं जो डॉलर की वैल्यू है, इन सभी कारणों की वजह से हमारे पास जो डॉलर है वो बढ़ता जा रहा है, और इन चीजों की वजह से भी इंडिया से भी क्या हुआ है, कैपिटल फ्लाइट हुआ है। कैपिटल फ्लाइट का मतलब मैंने अभी समझाया था, कैपिटल फ्लाइट का मतलब होता है जब इन्वेस्टर अपना जो पैसा है अब इस देश से बाहर लेकर के जाता है, हमारे देश से बाहर लेकर के जाता है। अराउंड 2025 की रिपोर्ट के बिहाफ पर लगभग
17 बिलियन, कितने बिलियन बेटा? 17 बिलियन डॉलर फंड जो है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, फॉरेन इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशन जो थे, उन्होंने अपना पैसा यहां से निकाल लिया है, लगभग 17 बिलियन। तो ये ना इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा घाटा है। इन्हीं सभी कारणों की वजह से हमारा जो रुपीज है उसकी वैल्यू क्या हो रही है? धीरे धीरे गिरती जा रही है, और जो डॉलर की वैल्यू है वो धीरे धीरे स्ट्रांग होती जा रही है। ठीक है, तो ये सारे कारण थे। ठीक है,